समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, सो अभी देखो मैंने टैली को मैंने ओपन किया और बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी कंपनी यहाँ पे ओपन है। तो कल हमने कौन सी कंपनी हमने क्रिएट की थी अपने क्वेश्चन के लिए, कंपनी का नाम क्या था? नहीं बेटा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। हम यस XYZ फॉलोड बाय एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो हमने वहां पे क्रिएट की थी। अब ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ही क्यों ओपन हो रही है? देखो टैली में ये होता है कि जो आप फर्स्ट टाइम जो कंपनी आप क्रिएट करते हो ना, वो बाय डिफॉल्ट वहां पे सेट हो जाती है। तो व्हेनेवर यू ओपन योर टैली सॉफ्टवेयर, तो बाय डिफॉल्ट वो कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी जो वहां पे सेट हो जाती है। और सेट कौन सी होती है? जो हम फर्स्ट कंपनी क्रिएट करते हैं। हालांकि इस बाय डिफॉल्ट को भी हम वहां पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हम बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमें अपने अकाउंटिंग प्रोसेस पे हमें ध्यान देना है। समझ में आ रहा है ये? तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस कंपनी को हम क्लोज करेंगे, मतलब क्लोज का मतलब हम इसको शट करेंगे। तो शट करने के बाद फिर हम अपनी वो वाली कंपनी को ओपन करेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ था, और उसमें हमने कई सारे अकाउंट्स भी बनाए थे, मतलब हमने लेजर वहां पे क्रिएट किए हुए थे। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा, इस कंपनी को बंद करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, मतलब शट करने के लिए हाउ मेनी वेज आर देयर? यस, देयर आर 2 शॉर्टकट कीज एंड वन इज जो हमने अपना बेसिक डिस्कस किया था कि फर्स्ट वी विल विजिट टू कंपनी पेज एंड देन वी विल सिलेक्ट द shut company option there and then we will select our company and our company will get shut there। तो वहां पे ये हमने डिस्कस किया था। अब जब हमारे पास शॉर्टकट की है तो हम शॉर्टकट की को ही यूज कर लें, इतना लंबा प्रोसेस को फॉलो करने से अच्छा। तो यहाँ पे हम Ctrl+F3 या Alt+F1 हम दोनों में से कुछ भी यहाँ पे हम प्रेस कर सकते हैं। तो आई प्रेस Ctrl+F3 और यहाँ पे हमारी शट कंपनी का ऑप्शन आ गया, और जो हमारी कंपनी ओपन है वो भी वहाँ पे लिस्ट में आ गई और ऑलरेडी सिलेक्टेड है बिकॉज ओनली वन कंपनी इज ओपन देयर। तो हम बस एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारी कंपनी सारी क्लोज होगी। अब जैसे ही कंपनी क्लोज होती है तो हम गेटवे ऑफ टैली से अपने आप रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए द रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट ओपन एटलीस्ट वन कंपनी। तो हमारी कोई कंपनी अब ओपन ही नहीं है, तो इसीलिए वो हमें गेटवे ऑफ टैली पे लेके जा ही नहीं सकता। आप जितना भी इसके बटन प्रेस कर लोगे, आप क्विट का ऑप्शन आ जाएगा वहां पे, लेकिन आप गेटवे ऑफ टैली पे मूव नहीं कर सकते। तो इससे सबसे पहले हमें वहां पे कंपनी को ओपन करना होगा, मतलब वी हैव टू सिलेक्ट अ कंपनी। तो सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जरा देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना सिलेक्ट कंपनी। तो कौन सी कंपनी हमें सिलेक्ट करनी है जिसपे हम वर्क कर रहे थे? XYZ फॉलोड बाय एग्जामिनेशन रोल नंबर। तो मैंने कोई इमेजिनरी एग्जामिनेशन रोल नंबर मैंने वहां पे टाइप कर दिया था, ठीक है। तो उसको मैंने अपने एरो की से सिलेक्ट किया और फिर इस पे एंटर प्रेस करूंगा तो वो कंपनी हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हमने कल कहां तक हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था बेटा? लाइबिलिटी साइड के लास्ट आइटम तक हमने क्रिएट कर लिया था, एक्सेप्ट 2 आइटम, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर और पीएल अकाउंट को, ठीक है। अभी हम एसेट साइड पर मूव करते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमें कौन सा लेजर में क्रिएट करना होगा? जरा अपने बैलेंस शीट में देखो बेटा सभी। गुडविल का, ओके। तो अब हमें फिर से लेजर को क्रिएट करने के लिए मैंने कल आपको 2 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? द फर्स्ट स्टेप विल बी यस क्लिक ऑन क्रिएट, मतलब क्लिक का मतलब हमें माउस को यूज नहीं करना है, हमने कीबोर्ड को ही यूज करना है। तो क्रिएट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो सीधा एंटर करेंगे, अदरवाइज हम अपने एरो की से उसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट को एंटर प्रेस करेंगे। बेटा 1 सेकेंड बस, क्या कर रहे हैं यार। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे, और लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे अगेन वी विल फाइंड 3 हेडिंग देयर। तो अकाउंटिंग मास्टर के अंडर में ही हमें किस पे बेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है? लेजर को हमें सिलेक्ट करना है। करेंसी या वाउचर टाइप को हमें डिस्कस करना ही नहीं है। और ग्रुप कल मैंने बताया था, ग्रुप हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कब हमें जरूरत पड़ेगी या किस कंडीशन में हमें इसको यूज करना पड़ सकता है। वैसे आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लेजर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा लेजर क्रिएशन का पेज अपीयर हो जाएगा।
अब बोलोगे सर कल जो हमने वो जो लेजर क्रिएट किया हुआ था उसको हम कैसे देखेंगे वहां पे? उसको हम पहले हम एक बार सेटिस्फाई तो हो जाएंगे कल जो हमने क्रिएट किया था वो हमारे सिस्टम में सेव है, देखना चाहते हो ना वो? तो इसके लिए हम पहले वापस आते हैं, इसका भी मैं प्रोसेस लिखूंगा, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बस दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से गेटवे टैली वाले पेज पे आ गया, यहाँ पे एक ऑल्टर का ऑप्शन है, ऑल्टर पे मैं गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेयर पे फिर से जाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन आएगा जैसा आपको क्रिएट पे आता है। तो मैं लेयर पे यहाँ पे जाऊंगा, और लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ लेयर यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमने कल जितने भी लेयर क्रिएट किए हुए हैं सारे लेयर का नाम आ रहे हैं यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैश। कैश मैंने क्या कहा था, कैश हमें क्रिएट नहीं करना होता, टैली ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट करके दे देता है। तो कैश ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, हमने क्रिएट तो नहीं किया हुआ है ना बेटा अभी तक, तो कैश वहां पे है। फिर इसके बाद ड्राइंग हमने क्रिएट किया था, जनरल रिजर्व क्रिएट किया था, लोन फ्रॉम एचडीएफसी, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कल हमने इसको क्रिएट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? नहीं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो मैंने कहा था कि दो अकाउंट को हमें कभी भी क्रिएट नहीं करना, क्योंकि टैली हमें रेडीमेड वहां पे वो लेयर को क्रिएट करके दे देता है, एक कैश और एक पीएल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमने क्रिएट किया था, तो वो भी यहाँ पे है। तो सारे लेजर हमारे सेव है ना यहाँ पे। और कल मैंने आप लोगों से कल किसी बच्चे ने पूछा था कि सर हमें सेव कैसे करना है, तो मैंने क्या कहा था कि इसमें हमें एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट वगैरह की तरह या फिर नोटपैड की तरह हमें यहाँ पे कंट्रोल+S करके यहाँ पे कोई सेव नहीं करना होता है, क्योंकि टैली हमें स्टेप बाय स्टेप सेव करने के लिए बोलता है। जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो टैली हमसे पूछता है एक्सेप्ट यस और नो, तो जैसे ही हम एक्सेप्ट यस कर लेते हैं तो वो हमारा डेटा वहां पे सेव हो जाता है हमारे डेटाबेस में, जहां पे भी जो उसका डेस्टिनेशन होता है सेव का, तो वहां पे वो रिकॉर्ड हो जाता है, सेव हो जाता है। और ये तब तक रहेगा जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे। तो हमने कल यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया था। अब आगे की प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। फिर से मैं क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ पे फिर मैं लेजर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब हम एसेट साइड का सबसे पहला लेजर उठाएंगे। तो सबसे पहला लेजर हमारा कौन सा क्रिएट होगा? गुडविल, ठीक है। गुडविल मैंने अपने लेजर का नाम लिख दिया, अकाउंट अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुडविल से ही काम चल जाएगा हमारा। ALIS में फिर से ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अंडर में जाएंगे। अब जरा देखो लिस्ट आपके सामने है, इसमें कौन से अंडर में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप क्या सिलेक्ट होगा? क्या फिक्स एसेट? तो यहाँ पे फिक्स एसेट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो गुडविल हमारा फिक्स एसेट का पार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको फिक्स एसेट में इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो फिक्स एसेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। बाकी की जितनी डिटेल है उसको एज इट इज रहने देंगे, इंटर करते करते आगे बढ़ेंगे टिल वी रीच टू ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है आपकी बैलेंस शीट में? 1 लाख। अच्छा, कल किसी बच्चे ने बोला था कि मैंने कहीं पर कुछ गलती की थी आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह को लेकर, वहां पे अमाउंट कुछ था, मैंने कुछ और डाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, अगर हम यहाँ पे हमने कोई गलती कर दी है तो उसको भी हम करेक्ट कर लेंगे बाद में। पहले आप प्रोसेस फॉलो करना। सबसे पहले आपका टास्क होता है कि लेजर को क्रिएट करना, ठीक है। लेजर को क्रिएट करने के बाद फिर मैं सेकंड स्टेप लिखूंगा कि फिर लेजर को कैसे हमें ऑल्टर करना है, ठीक है। और ऑल्टर पे जाना ही होगा, इवन आप गलतियां नहीं भी करते तो भी आपको ऑल्टर वाली स्क्रीन पे जाना होगा, ऑल्टर वाले ऑप्शन पे जाना होगा आपको। वो मैं आगे मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने गुडविल का मैंने ओपनिंग बैलेंस मैंने प्रोवाइड कर लिया 1 लाख। अच्छा जरा ये बता गुडविल का बैलेंस क्या आएगा, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? डेबिट आएगा बिकॉज इट इज एन एसेट आइटम। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंटर किया देखो ऑटोमेटिकली डेबिट आ गया। टैली को पता चलेगा कि ये गुडविल डेबिट है। अगेन किसकी वजह से टैली ने जाना कि इसमें डेबिट बैलेंस होगा? कि हमारे लेजर की नेम की वजह से उसने ऐसा किया। वो कभी भी हमारे लेजर की वजह से आइडेंटिफाई नहीं करता। यस यू आर करेक्ट, क्योंकि हमने ग्रुप में फिक्स एसेट हमने चूज किया हुआ, तो वो फिक्स एसेट के अकॉर्डिंग वहां पे बिहेव कर रहा है कि इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन इन सब चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है, सीधे जो डेबिट है आ रहा है, जो क्रेडिट आ रहा है उसको बस आगे बढ़ोगे। सिर्फ 2 जगह आपको ध्यान देना है, और वो भी सिर्फ आपको लायबिलिटी आइटम के ही दोनों आइटम पे ध्यान देना होता है, एक पीएल अकाउंट पे और एक आपका ड्रॉइंग पे, ठीक है। बाकी जितने भी आइटम है एसेट साइड के तो सारे आइटम को आपको बस देखना ही नहीं है डेबिट क्रेडिट, ऑटोमेटिकली बस आप इसको सेव करते चले जाओगे, प्रोवाइडेड डेट की आपने सही ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसको भी इंटर करेंगे, एक्सेप्ट आ गया। ये भी हमारा
लेजर सेव हो गया, हमने इसको यस कर दिया। सेकंड क्या है हमारा लेजर, इन्वेस्टमेंट एट एनएससी। फुल फॉर्म क्या होता है एनएससी का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एट एनएससी मैंने कर लिया। अच्छा जरा बताओ इन्वेस्टमेंट कौन से ग्रुप में जाएगा, देखो इन्वेस्टमेंट भी हमारे फिक्स एसेट का ही पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे टैली ने क्या बोल दिया है कि देखो हमने बहुत सारे हमने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, कुछ जो हमारे ग्रुप है वो मेन ग्रुप से और कुछ उसने ग्रुप के भी सब ग्रुप वहां पे जनरेट करके रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो करंट एसेट दिख रहा है बेटा, ये करंट एसेट जहां पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो करंट एसेट दिया हुआ है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे फिर कैश इन हैंड क्यों दिया हुआ है, क्या कैश इन हैंड करंट एसेट का पार्ट नहीं माना जाता है, माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो इसीलिए देखो टैली ने क्या किया हुआ है, बोला कि देखो जो भी सब ग्रुप अवेलेबल है पहले आप सब ग्रुप के लिए जाओगे, when you are creating any ledger first search for the subgroup, if subgroup is available then select that subgroup, if subgroup is not available then go for the main group और primary group। तो अगेन यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, देखो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फिक्स एसेट है वो मेन ग्रुप के अंदर में जाएगा फिक्स एसेट में, लेकिन टैली यहाँ पे बोल रहा है कि देखो इन्वेस्टमेंट का हमने एक अलग से वहां पे सब ग्रुप हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, तो जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है उसको आप इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आप रखोगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म हो सकता है एक लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म वाला तो करंट एसेट में जाएगा, लॉन्ग टर्म वाला फिक्स एसेट में जाएगा। तो मैंने बोला उसकी चिंता ही छोड़ दो, आप इन्वेस्टमेंट को हमेशा आप इन्वेस्टमेंट में रखो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा आप इन्वेस्टमेंट में रखोगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एट एनएससी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एट बैंक हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होगा सारे इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और सीधा ओपनिंग बैलेंस पे जाएंगे। अब ओपनिंग बैलेंस में क्या इसका बैलेंस होगा जरा बताओ, 1,25,000 अगेन डेबिट आएगा, ऑटोमेटिक डेबिट आ गया, सीधा इसको सेव करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा आइटम, तो सन्ड्री डेटर को अभी हम छोड़ देते हैं, हालांकि आगे वाले जो क्वेश्चन में हम करेंगे तो वहां पे साथ साथ ही हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि मैं इसको अलग से मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये आपका भी इनिशियल क्लासेस चल रही है आप लोगों की, तो इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम में डिवोट करना चाहता हूं, तो इसीलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन जब आप जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे while creating all the ledgers then you need to create the sundry creator as well as sundry debtor simultaneously. Getting my point? ठीक है, अब चलो sundry debtor के बाद आते हैं, क्या फिर वहां पे दिया हुआ है, लोन टू मिस्टर सुरेश @12%। ठीक है, ठीक है, पर एनम अब करेक्ट है। तो मैंने इसी नाम का मैंने, हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे हो आप, कोई नहीं, वो टैली ने अपने आप डिटेक्ट कर रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप चाहे तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, लोन टू, हाँ लोन टू मिस्टर सुरेश, लेकिन मैं स्पेसिफिकली मैं इसलिए मेंशन करना चाहता ताकि हमें जब बाद में कैलकुलेशन करना पड़े इंटरेस्ट को देने के लिए, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम ना है, हम लेजर देख के वहां पे आराम से कैलकुलेट कर लें। समझ में आ रहा है ये? तो आप चाहे तो सिर्फ लोन टू मिस्टर सुरेश लिख लो, चाहे तो पूरा का पूरा आप लिख लो जो भी वहां पे दिया हुआ है, तो मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आगे फिर हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैंने 12% पर एनम मैंने लिख दिया लोन टू सुरेश। अब जरा बताओ इसका ग्रुप क्या होगा, जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, देखो लायबिलिटी तो आने के यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये हमारा एसेट का आइटम है, तो लायबिलिटी तो यहाँ पे आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस। जब भी आप किसी
किसी को भी एडवांस में पेमेंट करते हो या फिर किसी को लोन आप प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप लोन दे रहे हो, लोन ले नहीं रहे हो, तो वो आपका एक एसेट माना जाता है। समझ में आ रही है? और ये जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह होते हैं, ये कौन से प्राइमरी ग्रुप में फॉल करेंगे? वो तो सब ग्रुप हो गया। मेन ग्रुप क्या होगा उनका? वेरी गुड बेटा, करंट एसेट में ये फॉल करेगा। जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं वो हमारे करंट एसेट का पार्ट माना जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा, टैली बोलता है कि नहीं, पहले आप सब ग्रुप के लिए जाओ। इफ यू आर अनएबल टू फाइंड द सब ग्रुप, देन गो फॉर द प्राइमरी ग्रुप। तो सब ग्रुप अवेलेबल है हमारे पास लोन्स एंड एडवांसेस के नाम का, तो फिर हम सब ग्रुप के लिए जाएंगे, प्राइमरी ग्रुप के लिए जाएंगे ही नहीं। समझ में आया बेटा? ये तो लोन्स एंड एडवांसेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी एसेट, मतलब एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लोन्स एंड एडवांसेस की बात हो रही है, ये एसेट वाला आइटम है। तो ठीक है, हमने एसेट कर लिया इसको। और फिर देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे करंट एसेट, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है टैली। जरा यहाँ पे देखो, लोन्स एंड एडवांसेस के नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में करंट एसेट लिखा हुआ है, तो मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि देखिए ये आपका प्राइमरी ग्रुप, मतलब जो प्राइमरी ग्रुप जो इसका है लोन्स एंड एडवांसेस का, वो करंट एसेट ही है। तो आप डायरेक्ट करंट एसेट भी कर लो तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जब टैली ने हमें ऑप्शन दिया हुआ तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग सेक्शन में वो हमें ज्यादा बेनिफिट हमें प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? फिर बाकी के मेलिंग डिटेल्स वगैरह जितनी भी चीजें उसको बाय डिफॉल्ट एज इट इज आप छोड़ दोगे और सीधा आप मूव करोगे ओपनिंग बैलेंस में। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका? लोन टू मिस्टर सुरेश एट द रेट 12% पर एनम, 30,000। तो इसको हम सेव करेंगे और ये भी हमारा सेव हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्या, एक सेकंड बेटा जरा फिर से बोलो। अच्छा, कैश एट बैंक ब्रैकेट में एसबीआई, एक ही बैंक में या फिर मल्टीपल बैंक्स वहां पे गिवन है? तो देखो उसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? कैश एट बैंक ब्रैकेट में एसबीआई, यस। तो हम सीधा बैंक अकाउंट को ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो जनरली आप लोगों को पढ़ाया क्या गया है 11-12 क्लासेस में कि बैंक के लिए हम बैंक अकाउंट नाम का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, यही करते हैं ना हम लोग। लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट है? करेक्ट इसलिए नहीं है, सपोज मेरी एक फर्म है, मैंने 3 बैंकों में अपना अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, एसबीआई में, एचडीएफसी में और आईसीआईसीआई बैंक में। अब मैं एसबीआई में पैसे में डिपॉजिट कर रहा हूं, तो मैं सीधा मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री होगी ना। लेकिन अब मुझे पता कैसे चलेगा कि एसबीआई में मेरा कितना बैलेंस है, एचडीएफसी में कितना बैलेंस है और आईसीआईसीआई में कितना बैलेंस है? तो दैट्स व्हाई आई नीड टू क्रिएट 3 डिफरेंट लेजर्स बाय देयर इंडिविजुअल्स नेम और बाय देयर बैंक नेम। कि पहले मुझे एक एसबीआई अकाउंट में ओपन करना पड़ेगा अपने लेजर में, एक एचडीएफसी अकाउंट लेजर ओपन करना पड़ेगा और एक आईसीआईसीआई अकाउंट वहां पे ओपन करना पड़ेगा, मुझे एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जिस बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं या विड्रॉ हो रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर बैंक को हम डेबिट या क्रेडिट करें, ना कि एज ए जनरल बैंक अकाउंट और इस बैंक अकाउंट टू कैश या कैश टू बैंक हम इस तरीके से करें। समझ में आ रही है? क्योंकि अभी जो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो वहां पे देखना, वहां पे बैलेंस शीट में मल्टीपल बैंक्स के नाम दिए होंगे, तो इसीलिए हमेशा बैंक के नाम से ही अकाउंट ओपन करना rather देन जनरल स्टेटमेंट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नाम से कभी भी आप अपना लेजर क्रिएट मत करना। तो अभी क्लियर है बेटा सभी को? तो यहाँ पे एसबीआई में ओपन कर लेता हूं, तो एसबीआई ही सिर्फ लिख लेता हूं, इतने से काम चल जाएगा मेरा। अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, या आपका मैंने तो एसबीआई बैंक लिख लो, या एसबीआई बैंक अकाउंट पूरा लिखना चाहते तो पूरा ही लिख लो, वो आपके ऊपर है। मुझे अकाउंट लिखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं लिखता नहीं। आप चाहे तो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ओके, तो मैंने सिर्फ एसबीआई लिख लिया, ठीक है, एसबीआई में मैं गया। अच्छा अब जरा ये बताओ, एसबीआई का प्राइमरी ग्रुप क्या होगा?
प्राइमरी ग्रुप, करंट एसेट। तो करंट एसेट तो हमारे पास है, लेकिन टैली हमसे बोलता है कि फर्स्ट गो फॉर दिस सब ग्रुप। तो सब ग्रुप है क्या हमारे पास अवेलेबल? जरा ऊपर देखो, सबसे पहला वाला बैंक अकाउंट गिवन है। तो बैंक अकाउंट अगर से हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो देखो वहां पे भी ब्रैकेट में क्या आ रहा है, करंट एसेट आ रहा है। मींस टैली इज इंडिकेटिंग दिस बैंक अकाउंट ग्रुप, दिस बैंक अकाउंट ग्रुप बिलोंग्स टू करंट एसेट। Means the primary group will be the current asset and the sub group is created for that current asset as bank accounts। समझ में आ रहा है ये? तो अभी देखो यहाँ पे मैं फिर से वापस जाता हूँ लिस्ट पे। अब यहाँ पे कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर यहाँ पे तीन तरीके के बैंक अकाउंट दिए हुए हैं। एक है बैंक अकाउंट, एक है बैंक ओसीसी अकाउंट, एक है बैंक ओडी अकाउंट। तीन तरीके के है ना बैंक अकाउंट। तो ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बैंक अकाउंट। जो बैंक ओसीसी होता है ऑन कैश क्रेडिट, एंड जो बैंक ओडी अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट है, वो सब भी हम चूज कर सकते हैं, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में या एक स्पेसिफिक कंडीशन वहां पे फुलफिल होती है तो उसको चूज करते हैं। तो अभी हम उस टेक्निकलिटीज में या कॉम्प्लेक्सिटीज में हम जाती ही नहीं है। अभी हम सिंपल सा भी डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हम अपने बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट है सबको बैंक अकाउंट के अंडर में ही हम क्रिएट करेंगे। समझ में आया बेटा ये? तो जितने भी बैंक अकाउंट होंगे आप पहला वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, डेट इज बैंक अकाउंट्स। तो बैंक अकाउंट मैंने क्रिएट किया। अब इसके बाद देखो जैसे बैंक अकाउंट क्रिएट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वहां पे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर, बैंक नेम, ब्रांच। तो ये सारी डिटेल हम प्रोवाइड करते हैं वहां पे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि भाई ये बैंक का नाम क्या है, फिर उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, वहां का आईएफएससी कोड क्या है। तो ये सारी डिटेल हम जब एडवांस में प्रोवाइड कर लेते हैं तो फिर हमें फ्यूचर के लिए फायदा हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए। लेकिन अभी ये सारी डिटेल हमारे क्वेश्चन में तो अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ये? तो हमें यहाँ पे ना तो अकाउंट नंबर प्रोवाइड करने की जरूरत है, ना ही बाकी की डिटेल्स। तो इसको भी आप बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ोगे, जो यस है उसको यस रहने दोगे, जो नो है उसको नो रहने दोगे, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, सीधा वो ओपनिंग बैलेंस में मूव कर जाओगे। जैसा मैंने बताया लेजर क्रिएशन में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक लेजर नेम और एक ग्रुप, एक ओपनिंग बैलेंस, और लास्ट वन इज डेबिट या क्रेडिट। लेकिन डेबिट या क्रेडिट भी कुछ सिलेक्टेड पोजीशन पे या कुछ सिलेक्टेड लेजर के लिए हमें वहां पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या फिर उसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी हर जगह उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेनली 3 चीजें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, नेम, ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो इसका जरा बताओ ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 50। तो ठीक है, 50,000 मैंने लिख लिया, डेबिट आ गया, इसको भी एक्सेप्ट किया, यस कर लिया। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो अब जरा बताओ कैश इन हैंड का हमें लेजर बनाना है। Why? Yes, because it is already created, not created by us, but created by Tally itself. Okay? ठीक है, उसके बाद कैश से आगे बढ़ते हैं। देखो स्टॉक का मैंने क्या बताया था आप लोगों को फर्स्ट टू फर्स्ट क्लास में, उसका अकाउंट कभी हम बनाते हैं, कभी आपने लेजर देखा है क्या? स्टॉक का लेजर कभी देखा है क्या आप लोगों ने? मैनुअल में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका लेजर कभी बनता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर वहां पे आ जाता है। आप परचेज और जो सेल करते हो ना, प्लस परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जो भी होता है वहां पे, जिन चारों का जो भी हम वहां पे एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी रिमेनिंग इन्वेंट्री हो जाती है वही हमारा स्टॉक अकाउंट वहां पे आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कभी भी हम अलग से स्टॉक अकाउंट या स्टॉक के नाम का कोई लेजर क्रिएट नहीं करते। तो स्टॉक को तो कभी भी क्रिएट नहीं करना, उसको तो भूल जाओ। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? डन। तो हमारे सारे लेजर बन गए। अब जरा बताओ हमारे कौन कौन से लेजर अभी बनाने रह गए हैं। तो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर, ये दोनों हमारे अकाउंट रह गए हैं। बाकी 2 अकाउंट हमारे और रह गए हैं, जो कि है हमारा पीएल अकाउंट और कैश।
लेकिन ये दोनों में क्रिएट नहीं करना। मैंने बोला क्रिएट करने के लिए कौन कौन से रह गए हैं, तो सिर्फ यही दोनों रह गए हैं, बाकी सारे जो क्रिएट करने थे हमने क्रिएट कर लिए। ओके, तो अभी अब सन्ड्री डेटर पे आते हैं। एक बार मैं भी क्वेश्चन जरा ओपन कर लेता हूं, ग्रुप पे मैंने आप लोगों को शेयर किया था ना, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहले सन्ड्री क्रिएटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सन्ड्री क्रिएटर का बैलेंस कितना गिवन है? हाउ मच बैलेंस गिवन फॉर द सन्ड्री क्रिएटर्स? 80,000। लेकिन जरा अब नीचे क्वेश्चन के नीचे थोड़ा नीचे आओ आप, अब वहां पे देखो सन्ड्री क्रिएटर की पूरी डिटेल दी हुई है ना। अब जरा देखो, जो फोर्थ वाला पॉइंट है आपका वो सन्ड्री क्रिएटर के बारे में, और थर्ड वाला पॉइंट है वो सन्ड्री डेटर का है। तो पहले क्रिएटर को पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आपकी मर्जी, पहले डेटर क्रिएट कर लो चाहे क्रिएटर क्रिएट कर लो, वो आपके ऊपर है। तो पहले मैं क्रिएटर को क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कितने सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। हेडिंग देखो जरा आप लोग, टेबल की हेडिंग क्या क्या गिवन है। डेट, नेम, बिल नंबर एंड अमाउंट। डेट मैंने हटा दी है क्योंकि डेट हमारे लिए मैटर नहीं करेगी अभी। क्यों नहीं करेगी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ फोकस अभी किस पे होना चाहिए, लेजर क्रिएशन पे होना चाहिए। तो डेट वेट को अभी भूल जाओ, इसीलिए मैंने डेट को वहां से हटा दिया है। अच्छा, नेम दिया हुआ है, मतलब हमारे क्रिएटर का नेम क्या है। तो हमारे दो क्रिएटर है जिनको हमें पैसे देने हैं, एक का नाम है शक्ति इंडिया, दूसरे का नाम है प्रकाश। तो ये दोनों हमारे क्रिएटर हैं। अच्छा, दोनों के ऊपर कुछ अमाउंट है, बिल नंबर को भी छोड़ देते हैं, पहले जरा अमाउंट देख लो। शक्ति इंडिया को हमें देना है 55,000 और प्रकाश को हमें कितना देना है 25,000। टोटल कितना आ गया, तो ऊपर हमारे बैलेंस शीट में कितना बैलेंस है, तो बोथ आर सेम ना। तो वो उसी सन्ड्री क्रिएटर का ब्रेकअप यहां पे दिया हुआ है। ओके, तो हमेशा टैली में क्या होता है, देखो टैली हमसे बोलता है कि जितना रॉ डेटा हो सके आप हमें प्रोवाइड कीजिए, हम उतना ही अच्छा उसको प्रोसेस कर देंगे। जितना कम डेटा प्रोवाइड करोगे टैली को, तो उसको प्रोसेसिंग उतना ही अच्छे से नहीं कर पाएगा वो। तो जितना ज्यादा रॉ डेटा हो सकता है, तो उतना ही वैसा ही रॉ डेटा आप टैली को प्रोवाइड करो, टैली उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करके आपको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। समझ में आया बेटा ये? तो अभी हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। किसका अकाउंट क्रिएट करेंगे जरा बताऊं मुझे आप लोग। शक्ति इंडिया के नाम से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने शक्ति इंडिया के नाम का लेजर हमने बना दिया। अब अंडर में क्या सिलेक्ट करेंगे, पहले ये बताओ सन्ड्री क्रिएटर का प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो है हमारे पास, लेकिन हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे और भी कोई सब ग्रुप गिवन है क्या। तो हम देखते हैं यहाँ पे यस, यहाँ पे सब ग्रुप इज गिवन एज सन्ड्री क्रिएटर इटसेल्फ। तो सब ग्रुप अवेलेबल है, तो वी विल गो फॉर सब ग्रुप रादर देन प्राइमरी ग्रुप। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? तो सन्ड्री क्रिएटर को हमने सिलेक्ट किया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ जाएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, दिया हुआ है। अब वो ऑलरेडी वहां पे यस है, तो इसको आपको नो नहीं करना, इसको यस ही रहने देना है। हालांकि बहुत सारे जो दूसरे कॉलेजेस वगैरह में इसको नो करवा देते हैं, ताकि बच्चों को इन सब फिर जो आगे की चीजें होती है उससे बचाया जा सके। लेकिन मैं जानबूझ के मैं बताता हूँ बच्चों से, ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ देखो, प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, आपको अकाउंट तो थ्योरी तो पढ़ाई जा रहे हैं सारी चीजें, कैसे अकाउंट्स बनाना है, कैसे एंट्री पास करनी है, हाउ टू रिपोर्ट सच बैलेंसेस इन फॉर्म ऑफ पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको तो वैसे ही बताई जाती है थ्योरी में। लेकिन प्रैक्टिकल का यहाँ पे मेन मोटिव ये होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रैक्टिकल इज कि आपको थोड़ा सा एक जो प्रैक्टिकल जो इसका एप्लीकेशन होता है, जो आप थ्योरी नॉलेज जो आप गेन करते हो बुक से, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से होगा हमारे रियल लाइफ में या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रैक्टिकल का वो यही होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो, बिल बाय बिल को कैसे मेंटेन होता है। क्योंकि एक्चुअल लाइफ में जो बिजनेस आप जब जाओगे जॉब वगैरह के लिए, और अगर टैली पे आप वर्कआउट करोगे वहां पे,
तो वहां पे आपको जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो बिल के साथ ही बनाना होगा। तो बिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई आइज। समझ में आ रहा है ये? तो हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बाकी जो चीजें नो है उसको नो रहने देंगे, जो यस है उसको यस रहने देंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, सीधा कहां पे मूव करेंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। अब जरा बताओ शक्ति इंडिया का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 55,000। वेरी गुड। तो 55,000 हमने कर लिया यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्रेडिट। अच्छा इसके बाद देखो एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं आएगा आपके सामने, इसके बाद एक नई स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। क्यों न्यू स्क्रीन अपीयर होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस किया हुआ है। तो हमसे अब बोलेगा कि चलो ठीक है भाई, शक्ति इंडिया के ऊपर 55,000 आपको देना है, मतलब शक्ति इंडिया का इतना रह गया है बैलेंस जो मेरी फर्म को पे करना है। क्या ये 55,000 एक बार का अमाउंट है या फिर वेरियस या मल्टीपल बिल्स का इकट्ठा हुआ अमाउंट है? अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पड़ोस में या फिर मेरे एरिया में एक जनरल स्टोर है। समझ में आ रहा है बेटा? मेरे एरिया में एक जनरल स्टोर है, मैं वहां पे आज जाता हूं, सपोज मैं 4 दिन पहले गया, मैंने वहां से 2 मैगी लिए, तो सपोज 20 रुपीज हो गया। जो भी नूडल्स वगैरह जो भी लिए, 10 रुपीज वाला मैंने 2 पैकेट नूडल लिए, 20 रुपीज हो गए। उन्होंने अपने बुक में लिख दिया और डेट लिख दी कि भाई इस पर्टिकुलर डेट को मैंने ये 2 मैगी खरीदी। फिर नेक्स्ट डे मैं गया उसके और मैंने वहां से एक टूथपेस्ट खरीद लिया जो 50 रुपीज का था, ठीक है। अब मेरे कितने हो गए? 70 रुपीज हो गए। फिर मैं थर्ड डे गया, मैंने कुछ और उधार में खरीद लिया। इसी तरीके से मैंने डे बाय डे 1 वीक में मैंने अलग अलग डेट को मैंने कुछ कुछ आइटम परचेज किए। तो एट द एंड ऑफ द वीक उन्होंने मुझसे बोला, जो भी वहां पे जनरल स्टोर जो स्टोर कीपर था, मुझसे बोला कि सर देखिए आपका ना इतना पैसा बाकी रह गया। कितना? 150 रुपीज। तो मैं बोलूंगा 150 कैसे हो गए भाई साहब, मैंने इतने का सामान लिया ही नहीं। तो मुझे दिखा देगा, बोले देखिए सर इस डेट को आपने ये सामान खरीदा था, इस पर्टिकुलर डेट को आपने ये सामान खरीदा था, इस पर्टिकुलर डेट को ये सामान खरीदा था। तो मुझे पूरा ब्रेकअप दिखा देगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा ऐसा है अंकल, मेरे पास ही अभी 100 रुपये ही है, तो आप ना 100 रुपये रख लो, बाकी की जो 50 रुपीज मैं बाद में दे दूंगा। तो फिर वो मुझसे पूछेगा कि ये 100 रुपये है, मैं किस आइटम के लिए मैं काटूं? तो जो आइटम के लिए मैं बोलूंगा उस आइटम के अगेंस्ट उसकी पेमेंट हो जाएगी, और जो आइटम बच जाएगा उसके अगेंस्ट की पेमेंट हमारी अभी बाकी रहेगी। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो वैसे ही यहाँ पे है, ये 55,000 एक बिल का है अमाउंट या मल्टीपल बिल्स का है। तो हम आगे पहले एक बार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, सीधा हम न्यू स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो डेट आ गई सबसे पहले। अब हमारे क्वेश्चन में डेट कुछ गिवन है क्या? डेट नहीं गिवन है। तो आप यहाँ पे डेट को कैसे इरेज करोगे? मैंने क्या कहा था कि भाई डेट को इरेज करने के लिए आपके पास तो बैक स्पेस का काम ही नहीं होगा, क्योंकि बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करोगे आप वापस से उस वाली स्क्रीन पे चले जाओगे। तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे सिंपल एक बार स्पेस बटन को प्रेस करोगे। यू नीड टू प्रेस स्पेस बटन वंस और वो डेट वहां से गायब हो जाएगी। फिर आप इंटर करके आगे बढ़ जाओगे। और 1 सेकेंड, ठीक है चलो ठीक है। यहाँ पे जो डेट गिवन है ना बेटा, उसी डेट को आप मान लो, ठीक है। डेट जो भी गिवन है डेट को मत हटाओ, अदरवाइज फिर वो आगे नहीं बढ़ने देगा। जो भी डेट यहाँ पे गिवन है आप उसी डेट को लेके चल लो, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे प्रॉब्लम, अभी मैं डेट के बारे में बताऊंगा, इसमें प्रॉब्लम डेट को लेकर क्या होती है, वरना मैं डेट भी दे देता वहां पे। क्योंकि हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं ना, तो हमें लिमिटेड डेट का वो हमें ऑप्शन देता है। वो क्या क्या लिमिटेड डेट है मैं आगे डिस्कस करूंगा। डेट जो भी उसको ले लेते हैं। अच्छा नेम यहाँ पे लिखते हैं। अब नेम का मतलब यहाँ पे शक्ति इंडिया हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि शक्ति इंडिया का तो नाम का हमने लेजर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे नेम का मतलब होता है कि आपके बिल का नंबर क्या है। समझ में आ रहा है? तो इस नेम में हम क्या प्रोवाइड करेंगे? वी विल प्रोवाइड दी बिल नंबर। बिल नंबर कितना है यहाँ पे शक्ति इंडिया का? SI/06। तो ये उनके बिल नंबर है। अच्छा अब जरा देखो, ये 55,000 मल्टीपल बिल्स का भी हो सकता था। सपोज एक बिल का नंबर ये होता
और मैंने इसका अमाउंट मैं सपोज प्रोवाइड कर लेता, क्योंकि टोटल 55 है ना, मैं इसका 30,000 दे देता, फॉर एग्जांपल 30,000 दे देता। फिर दूसरी बिल होती इसी तरीके से, देखो वो हमें तब तक आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक पूरा का पूरा टोटल 55,000 ना हो जाए, क्योंकि हमने प्रीवियस वाले स्क्रीन पे हमने वहां पे बैलेंस कितना टाइप किया हुआ था 55,000, और देखो नीचे दिखा भी रहा है कि भाई आपका बैलेंस यहाँ पे पूरा टोटल 55,000 ही होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो टैली हमें गलती करने से बचा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पहली बिल का 30,000 दे दिया फॉर एग्जांपल, आपके वैसे क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। उसके बाद जैसे इंटर करोगे तुरंत वो दूसरी बिल पूछेगा, मतलब भाई दूसरी बिल का भी आप डिटेल दो यहाँ पे। तो दूसरी बिल के लिए आप यहाँ पे दूसरी बिल के लिए यहाँ पे आपको कोई ना कोई डेट देनी होगी। सपोज मैं सेम डेट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेट अभी मायने नहीं रखी है हमारे लिए। तो सेकंड वाला भी कोई मैं बिल नंबर दे देता हूँ। सपोज मैंने SI फिर से कर लिया /524/07 मैंने कर लिया, ये हमारा बिल नंबर था। इसका भी ड्यू डेट जो भी है उसको भी रहने देते हैं। और यहाँ पे ये दूसरी वाली बिल कितने की थी, सपोज मैं मान लेता हूँ 25,000 की ही थी। अगर नहीं तो आप कम अमाउंट लिखोगे, फिर वो बोलेगा तीसरी बिल जनरेट करो। तो इस तरीके से वो मल्टीपल आपको तब तक जनरेट करना पड़ेगा जब तक पूरा का पूरा बैलेंस उसके इक्विवेलेंट नहीं होता जो आपने प्रीवियस वाले स्क्रीन पे प्रोवाइड किया हुआ था, जो आपने ओपनिंग बैलेंस में प्रोवाइड किया हुआ था। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो ये बिल वाइज ब्रेकअप इसीलिए होता है कि जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे शक्ति इंडिया को, तो पूछेगा कि भाई ये जो आप पेमेंट कर रहे हो कौन सी बिल के अगेंस्ट कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? आप बोलोगे सर ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे पुरानी वाली बिल होगी पहले उसी की पेमेंट होगी। लेकिन नहीं, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में इस तरीके का काम होता है। सपोज मैंने अपनी एक शॉप मैंने खोल रखी है, मैं वहां से कुछ सामान मंगाता हूँ अपने सप्लायर से। तो मेरा एक सप्लायर वो मल्टीपल चीजों में डील करता है। वो मुझे नूडल्स भी देता है, वो मुझे ग्रोसरीज आइटम भी देता है, प्लस मुझे वो FMCG आइटम भी देता है। तो मुझसे उन्होंने बोला, सप्लायर ने बोला देखो सर FMCG आइटम का उधार मैं 15 दिनों के लिए दूंगा, लेकिन ये जो नूडल वगैरह है इसका मैं सिर्फ 5 डेज के लिए मैं आपको उधार दूंगा, मतलब 5 दिनों के अंदर आपको पैसा देना ही होगा। समझ में आ रहा है? तो पहले मैंने क्या मंगाया, FMCG आइटम मंगाया उधार पे, फिर मैंने उधार पे मैंने ये नूडल्स वगैरह मैंने मंगा लिया, ग्रोसरी आइटम मैंने मंगा लिए। अब जब मुझे पेमेंट करनी होगी तो पहले मैं कौन सी पेमेंट करूंगा? भले मेरा पुरानी वाली जो बिल है वो FMCG वाली है, लेकिन पहले मैं इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा ना, क्योंकि इसकी सिर्फ 5 दिन की मुझे क्रेडिट मिली हुई है। आई हैव गॉट ओनली 5 days क्रेडिट ऑफ दिस ग्रोसरीज आइटम। समझ में आ रहा है ये? तो इसीलिए मैं अपनी दूसरी वाली बिल के अगेंस्ट में पहले पेमेंट करूंगा, पहली वाली बिल के अगेंस्ट पेमेंट में बाद में कर लूंगा, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो इसीलिए वहां पे हम यहाँ पे सारे बिल नंबर यहाँ पे हम जनरेट करते हैं, या बिल वाइज हम यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो अभी फिलहाल हम एक ही बिल को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहली बिल है वो थी 55,000 की। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया और वो हमारी डिटेल सेव हो गई। ठीक है बेटा, ये अब इसके बाद सेकंड हमारा कौन सा है, क्रेडिटर? यस बेटा, नहीं कोई बेटा कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, ऑल्टर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका इसलिए नहीं हो रहा होगा, आपका पुराना वाला वर्जन है क्या टैली का? कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, वो फिर ऑल्टर में आप ठीक कर लोगे उसे। तो अभी प्रकाश वाला जल्दी से बना लेते हैं। प्रकाश, इसमें भी संडे क्रिएटर होगा, इसमें भी यस करेंगे और सीधा हम जाएंगे ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस बेटा कितना है प्रकाश का? 25,000। तो जो हमें बिल की डिटेल देनी होगी वो 25,000 की इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी हमें स्क्रीन पे ला दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे बिल नंबर हमें पूछा जा रहा है। बिल नंबर क्या है यहाँ पे? PUR/16/,
010। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट डेज, ड्यू डेट वगैरह जो भी है उसको आप रहने दोगे। मैं अभी इसको डिस्कस करता हूँ ये क्या चीजें होती है और अमाउंट कितना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बिल है तो एक ही बिल यहाँ पे जनरेट करते हैं। समझ में आ रही है? तो ये बिल है। अच्छा, फिर ड्यू डेट वाली बात करते हैं जो मैंने प्रीवियस वाले में डिस्कस नहीं किया, शक्ति वाले में। ये ड्यू डेट क्या होती है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। देखो जब भी हम किसी से उधार में सामान लेते हैं ना, तो वो हमें अनलिमिटेड पीरियड का टाइम नहीं दे देता है कि जब मर्जी होगी आप दे देना। कभी ऐसे उधार कोई देता है क्या सामान? बिजनेस तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, वरना जो उधार में बेचेगा उसका कभी पैसे नहीं बचेंगे, प्रॉफिट में चलता रहेगा, लेकिन कैश आउट ऑफ कैश हो जाएगा वो। तो इसीलिए वो जब भी उधार में जब हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमेशा या तो हमें टाइम मिलता है। अगर सपोज यहाँ पे खरीदने की बात करें, क्योंकि क्रेडिटर की बात हो रही है, तो हमने अपने सप्लायर से मैंने उधार में सामान खरीदा, तो सप्लायर ने बोला कि देखिए हम उधार में दे देंगे, लेकिन मैं आपको 15 डेज का टाइम देता हूँ। 15 डेज के अंदर आप हमें पैसे दे देना। मैक्सिमम 15 डेज बाद मैं क्या करूंगा, जो उधार पैसा हो उस पर मैं इंटरेस्ट में ऐड करने लगूंगा। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? कि 15 डेज से एक्सीड होगा तो मैं फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके मैं लूंगा पेमेंट, क्योंकि फिर आप लेट पेमेंट करोगे। तो 15 डेज जो हमें पीरियड जो मिल रहा है वो एक हमें हनीमून पीरियड मिल रहा है, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना है। उसके बाद फिर वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं फिर आप भाई आप गलत कर रहे हो, तो उसके बाद फिर वहां पे वो इंटरेस्ट चार्ज करने लगेगा। तो यहाँ पे ये क्रेडिट डेज होता है, या फिर आप इसमें डेट लिख सकते हो कि भाई लास्ट डेट क्या होगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 31 मार्च 2017, मैं इसमें डेज भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं 15 डेज करना है तो मैंने सिर्फ 15 लिख दिया और एंटर किया तो अपने आप वो 15 डेज कर लेगा। नीचे ब्रैकेट में उसने डेट भी दे दी कि 15 अप्रैल 2017 को एक्सपायर हो रहा है आपका क्रेडिट डेज। उसके बाद फिर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे या तो आप डेट प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे आप डेज प्रोवाइड कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी प्रोवाइड कर लो आप। समझ में आया बेटा ये सभी को? तो अभी हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्रेडिट डेज वगैरह के बारे में नहीं दिया हुआ, तो हम इसको 0 ही रख के चलेंगे, या फिर जो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है उसको वैसे ही करेंगे, या फिर इस पे आप स्पेस प्रेस कर लेना, वहां पे वो अपने आप ब्लैंक हो जाएगा, 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पे आने के बाद ना जो भी यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 31 मार्च 2000, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे 31 जुलाई 2017, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे इस वाले फील्ड पे आने के बाद आप एक बार स्पेस प्रेस कर लेना, वो अपने आप गायब हो जाएगा, फिर इंटर करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन अबाउट द ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? मैंने वो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये क्यों होता है वहां पे। अभी समझ में आया बेटा सभी को कि किसी को डाउट है इसको लेकर? मतलब समझ में नहीं आया? और किसी बच्चे को? सब अभी सो रहे हैं ना? सब अभी ये सब बेड में ही पड़े हैं सारे बच्चे, ईयरफोन लगा के बस वैसे सो से थोड़े देर बस। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको अब सेव कर लेता हूँ। 25,000 का हमारा अमाउंट है, 25,000 के एक ही बिल उसके ड्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर हमें बाहर निकाल देगा। इंटर करोगे, मतलब इंटर करते रहना, इतना बाहर नहीं निकल जाओगे। फिर बाहर निकलने के बाद वापस आप उसी पेज पे चले जाओगे जो आपका लेजर क्रिएशन वाला था, फिर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। अब बाकी सब में कैसे आ रहा था, डायरेक्टली हमें एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन जब सन्डी डेटर और सन्डी क्रिएटर की बातें आती है वहां पे, तो वहां पे ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है। मतलब पहले हमें बिल की डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा क्रिएटर के सारे लेजर हमने क्रिएट कर लिए। इन द सेम वे बेटा डेटर का भी हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो जल्दी जल्दी डेटर का भी कर लेते हैं। बस कितने मिनट, 7 मिनट्स बचे हैं, तो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। क्या है? सिंह ब्रदर्स। ओके, तो सिंह ब्रदर का नाम का हमने यहाँ पे लेजर नेम रख लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, डिटेल मेंटेन बैलेंस बाई मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल। तो यस करेंगे, बाकी सारी चीजें यस ऑटोमेटिकली रहेगा। अगर नो होता है तो आप यस कर लेना, वाई बस वहां पे वाई टाइप करके इंटर कर लेना, ऑटोमेटिक वो यस हो जाएगा। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना है सिंह ब्रदर्स का? 7,000। यहाँ पे भी हमसे फिर बिल के बारे में पूछेगा। डेट जो है उसको रहने दोगे आप, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी है। नेम में क्या प्रोवाइड करोगे, सिंह ब्रदर लिखोगे। ये बिल नंबर होता है नेम,
कभी भी देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेम में वो सिंह ब्रदर ही लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही लिखा हुआ है भाई, नेम में सिंह ब्रदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नेम का मतलब वो बिल नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये हमारी बिल नंबर होगी। ड्यू डेट नहीं गिवन है तो इसको मैंने स्पेस प्रेस किया, वो ऑटोमेटिक इरेज हो गया। और 7000 बाय डिफॉल्ट आ रहा है और 7000 का ही है, इसका एक ही बिल है। अगर मल्टीपल बिल होती तो मल्टीपल बिल जनरेट करते हैं। तो अभी हम सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक एक बिल है, बाकी मल्टीपल बिल वाला क्वेश्चन मैं आगे दे दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो जल्दी से इसको सेव करते हैं। हमारा सिम ब्रदर क्रिएट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, शेरोना, ये भी संडे डेटर होगा। और यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है 12,000। इसकी भी बिल नंबर जल्दी से लिख लेते हैं, क्या है SAL/16/124। और ड्यू डेट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, स्पेस प्रेस करेंगे इरेज हो जाएगा। 12,000 आ रहा है तो 12,000 की ही बिल है, तो ठीक है, इसको भी सेव करते हैं। ये भी हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या है हमारा मॉडर्न ट्रेडर, ये भी संडे ट्रेडर है। बाकी सारी चीजें इस तरह होगी। सीधा ओपनिंग बैलेंस पे आएंगे, कितना है ओपनिंग बैलेंस 10,000। तो यहाँ पे भी बिल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। बिल नंबर क्या है SAL/16/126, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यू डेट पे कौन सी बटन प्रेस करेंगे, स्पेस बटन, ओके। तो यहाँ पे अमाउंट 10,000 ही है और हमारे क्वेश्चन में भी 10,000 है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे और फिर इंटर करेंगे, सीधा एक्सेप्ट पे आ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे अच्छा सारे लेजर हमारे क्रिएट हो गए, लायबिलिटीज के भी और किसके, एसेट के भी। क्रिएशन वाला पार्ट पूरा हो गया ना। अब देखो मैंने इसलिए छुड़वाया था क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करना था, संडे डेटर और संडे क्रिएटर का। जब आप क्वेश्चन करोगे आप भी सेम इसी तरह फॉलो कर सकते हो, चाहे आप संडे डेटर और संडे क्रिएटर को बात के लिए छोड़ देना या फिर साथ साथ ही क्रिएट कर लेना। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, कभी भी संडे डेटर के नाम का लेजर आप नहीं बनाओगे। नीदर यू विल क्रिएट एनी लेजर बाय संडे क्रिएटर्स और बाय नेम संडे क्रिएटर। हमेशा वो पर्सन या इंडिविजुअल के नाम से बनेगा। दैट पर्सन माइट बी ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नाम से बनेगा। कभी भी संडे डेटर और संडे क्रिएटर के नाम का लेजर बनेगा ही नहीं। प्लीज नोट इट डाउन, अपने दिमाग में इसको नोट करके रख लो या बुक में नोट करके रख लो, नोटबुक में मतलब। तो चाहे तो इसको साथ साथ क्रिएट करो चाहे बाद में क्रिएट करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये कुछ डिफरेंस क्रिएट वहां पे नहीं, मतलब आपके क्वेश्चन में कुछ भी खलल नहीं डालेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चाहे आप सारे लेजर के साथ साथ बनाओ चाहे लेजर के एंड में बनाओ आप। हमें सिर्फ 2 लेजर हमारे छूट गए, इनफैक्ट 3। एक हमारा इन्वेंट्री का छूट गया, एक हमारा कैश का छूट गया और एक हमारा पीएल अकाउंट का छूट गया। यही 3 छूटे हैं ना बेटा हमारे। तो हम कल अब इसको डिस्कस करें इन तीनों को। क्यों अभी मन भर गया?